वो क्रिमिनल लायबिलिटी है। और मैंने कोशिश की है कि आपका दोहरा मकसद जो है इसमें पूरा हो जाए कि अगर आपको सब्जेक्टिवली एग्ज़ाम में क्रिमिनल लायबिलिटी पे नोट लिखना पड़े या इसके एलिमेंट्स को आपको डिस्कस करना पड़े, या अगर आपको सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे अगर आपने वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप क्रिमिनल लायबिलिटी के टॉपिक को आप इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकें और प्रोड्यूस कर सकें अपनी एग्जामिनेशन शीट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लायबिलिटी इन फैक्ट है क्या। लायबिलिटी ये है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और अगर आपकी लायबिलिटी है कि इन प्रीमिसेस का आपने ख्याल रखना है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, आपने उनका बैग नहीं लेके जाना क्योंकि आप अंडर ऑब्लिगेशन है कि आप किसी की चीज़ चोरी नहीं कर सकते, आप कोई चीज़ इधर तोड़ नहीं सकते। अगर आप तोड़ेंगे, आप नुकसान करेंगे, आप किसी की कोई चीज़ उठा के ले जाते हैं, तो यू विल बी लायबल। तो ये तो है लायबिलिटी। एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक लायबिलिटी ये भी है कि आपने किसी के पैसे देने हैं, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो दैट विल बी इन नेचर ऑफ सिविल लायबिलिटी। हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। मेरी लायबिलिटी भी है कि मैं आप पे हमला ना करूं, आपको इंजर ना करूं, आपके साथ कोई डकैती ना करूं, आपकी कोई चीज़ चुरा ना लूं, मेरी लायबिलिटी भी है। मीनिंग देयर बाय हर सब्जेक्ट की, हर इंसान की एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं टूवर्ड्स अदर्स। अगर आप किसी को कानून ने कोई हक दे रखा है और आप उसके हक में इंटरफेरेंस करते हैं, या आपकी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, और आप उस लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन, तो दैट विल बी वायोलेशन ऑफ लॉ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑब्लिगेशन होगी। क्रिमिनल लायबिलिटी की जहां तक बात है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी जैसे मैंने पहले कहा कि अगर दो बंदे चले जाते हैं, किसी बैंक में चले जाते हैं और दोनों कनाइव करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, शेयरिंग के साथ, एक प्लान करके कि हमने बैंक को लूटना है, रॉबरी करनी है, और उसका जो आउटकम होगा, जो हम माल उधर से लूटेंगे, वो माल हम आपस में बांट लेंगे। तो अब ऑब्वियसली क्रिमिनल लायबिलिटी उन पे आयद होगी क्योंकि उन्होंने कानून की वायलेशन की है। लीगल प्रोविजंस हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड की, ताज़ीरात पाकिस्तान की, उनके तहत एक जुर्म किया है, एंड दोज पर्सन्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट ऑफेंस। वो उनको उस जुर्म की सज़ा मिलेगी। दिस इज़ व्हाट विच इज़ कॉल्ड क्रिमिनल लायबिलिटी। इसके इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी is regarded as fundamental to criminal justice system। एक बात तो तय है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी जो है ये फंडामेंटल है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। ये बेसिस है, ये बुनियाद है जो किसी सिस्टम के लिए है। टू एस्टैब्लिश क्रिमिनल लायबिलिटी, one must violate the law or he must fail to perform a legal duty। अब ये जो दूसरी बात की है, पहली बात की तो आपको बेर रीडिंग से भी समझ आ रही होगी कि जब आप वायलेशन करते हैं, पहले मिसाल दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन जब हम फेल होते हैं अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो ये किस किस सेंस में आती है।
मिसाल ये है, हम पाकिस्तान पीनल कोड से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये क्रिमिनल लायबिलिटी से भरा पड़ा है। आप जो भी ऑफेंस उठा के देखेंगे, आप चोरी देख लें, आप रेप देख लें, आप डकैती देख लें, आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो ऑफेंस है उसको देख लें, इवन मिसचीफ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं, मेरी गाड़ी का नुकसान करते हैं, आप जो है कोई मेरी चीज़ उठा के, या आप ये लैपटॉप उठा के ले जाते हैं, तो यू विल बी लॉयबल क्रिमिनली। इसकी मिसाल हम पीनल कोड से दे रहे हैं, आपने गौर करना है। सेक्शन 328 पीपीसी ये क्या कहता है? एक्सपोजर एंड अबandonment of child under 12 years by parents and persons having care of it। अब इस सेक्शन को जब आप गौर से पढ़ेंगे, ये स्टैचूट है, उसका ये आप बुलेट कह लें, हेडिंग कह लें, यही इस सेक्शन में पूछा गया है। वो ये कहते हैं कि अगर एक बंदा है, बीइंग पेरेंट है या बीइंग गार्डियन है, और उसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स अ चाइल्ड, और चिल्ड्रन ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो अबंडनमेंट करता है। व्हाट इज अबंडनमेंट? अबंडनमेंट है कि आप बच्चे को ऐसी सिचुएशन में निगलेक्टेड वे में छोड़ देते हैं कि उसके नुकसान का अंदेशा है। सपोज पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को अपने घर में बंद करके तो 3 दिन के लिए कराची शादी पे चले जाते हैं, या अगर एक गार्डियन है उसके पास किसी बच्चे की केयर है, तो वो गार्डियन जो है वो बच्चे को घर में बंद कर देता है या किसी कमरे में बंद कर देता है, और विदाउट फूड उसको बंद करके तो वो को 3-4 दिन के लिए अपने गांव चला जाता है। तो बच्चा जो है वो, उसकी डेथ हो जाती है, वो सीवियरली जो है वो एलमेंट का शिकार हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो दैट इज एन ऑफेंस। अब जब आप कोरिलेट करेंगे उस पार्ट को जिसमें हमने ये कहा कि जहां कोई अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने से कासर रहता है या वो नेग्लिजेंट वे में करता है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी एंटेल होगी। इसकी हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक बच्चा है, आप उसको साथ लेके जाते हैं किसी मॉल पे और आप शॉपिंग के लिए गए, बच्चा जो है वो 10 ईयर्स का है, छोटा बच्चा है, उसको अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो बच्चा जो है उस शॉप पे जाके उनकी कोई चीज़, कीमती चीज़ जो है वो तोड़ देता है, फेंक देता है या नुकसान कर देता है, तो ऑब्वियसली ही विल बी लायबल। दो इन अ सेंस यू मे से कि वो उसकी लायबिलिटी वो सिविल नेचर की होगी, लेकिन लायबिलिटी होगी। तो इसी तरह अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं, सेक्शन 328 पीपीसी जो है वो क्या कहता है? 328 पीपीसी, क्रूअल्टी टू अ चाइल्ड, कि अगर आप जो हैं क्रूअल हैं, आप जालिम हैं, आपका बिहेवियर किसी बच्चे के लिए, वो कोई भी जगह हो सकती है, वो किसी का भी बच्चा हो सकता है, वो किसी पब्लिक, आप कह लें कि किसी जगह पे कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है या अदरवाइज है, स्कूल्स की आप मिसाल ले सकते हैं कि टीचर्स जो हैं वो क्रूअल हैं टुवर्ड्स चिल्ड्रन, वो किसी को मार रहे हैं, जो कि मारना जो है वो मना है, और वो आप असल्टिव बिहेवियर रखते हैं, आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हैं टुवर्ड्स अटेंडिंग हिम, आप उसको प्रॉपरली अटेंड नहीं करते, तो अगर बच्चे का नुकसान हो जाता है या उसकी को बीमारी लाहक हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, या इवन अगर ये कुछ भी नहीं होता और जस्ट आपका बिहेवियर असल्टिव है, आप उसको निग्लेक्ट करते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड क्रूअल्टी टू चाइल्ड एंड दैट एंटेल्स पनिशमेंट टू।
और इसकी सज़ा जो है वो पाकिस्तान पीनल को 1 साल से 3 साल तक है, और 328 पीपीसी में ये सज़ा जो है वो 7 years और फाइन आर विद बोथ। तो दिस इज व्हाट विच आर बेस्ट इंस्टांसेस। ये एग्जाम्पल्स हमने पीनल कोड से मैंने आपको इसीलिए दी हैं कि ताकि आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी डेवलप हो जाए। लाइबिलिटी ऑफ 2 काइंड्स, एक सिविल एक क्रिमिनल। हम क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी के टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। अब मिसाल एक और भी आप दे सकते हैं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर की ऑब्वियसली ड्यूटी जो है टुवर्ड्स पेशेंट है, उसकी ड्यूटी ऑफ केयर है, एक्सट्रीमली केयरफुल होना पड़ेगा पेशेंट्स के लिए। अगर वो उसको कोई गलत इंजेक्शन लगा दे, उसकी डेथ हो जाती है, ही विल बी क्रिमिनल लायबल। अगर उसने उसको प्रॉपर वे में एक खास टाइम के बाद उसका कंप्लीट चेकअप करना है, या उसको ऑक्सीजन देनी है, या उसको उसका उसका कोई ड्यू है, कोई स्कैन ड्यू है, और वो डॉक्टर नहीं कर रहा, और उसकी वजह से पेशेंट का अगर नुकसान होता है, या उस मेडिसिन की जो है वो एक्सपायरी मेडिसिन उसको दे देता है, वो नहीं देखता, उसकी ड्यूटी थी, तो डॉक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल क्रिमिनल। इसकी एक और मिसाल हम देते हैं कि कोई पुलिस ऑफिशियल अगर वो एक्सेस करता है, निगलेक्ट करता है अपनी ड्यूटी से, किसी बंदे को सपोज वो 24 आवर्स से ज़्यादा विदाउट टेकिंग एनी ऑर्डर फ्रॉम कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट वो रखता है, अब से बेजा में रखता है, गलत FIR दे देता है, रिश्वत ले लेता है, कोई भी निगलेक्ट करता है या एक्सेस करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस ऑर्डर 2002 में ये क्रिमिनल लायबल होना है, उसके खिलाफ 155C की जो है वो FIR हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे क्रिमिनल लाइबिलिटी इन लिटरल सेंस। क्रिमिनल लाइबिलिटी इस सारे डिस्कशन का जो आउटकम इन एग्जाम्पल्स का, या इसको इन डिटेल लेने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्रिमिनल लाइबिलिटी इन फैक्ट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वन होल्ड्स फॉर कमिटिंग क्राइम्स। तो ये आप क्रिमिनल लाइबिलिटी को अगर डिफाइन करेंगे तो इन दैट वे आप इसका जो अंडरलाइंग आइडिया है, इसका जो इम्पोर्ट है, इसका जो मीनिंग है, इसकी जो डेफिनेशन है, यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू कन्वे इन दैट मैटर। अब इसी क्रिमिनल लाइबिलिटी में हम एक प्रोपोजिशन बेस्ड एक चीज को डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने पहले कहा कि मेरी आपकी तरफ ड्यूटीज हैं, आपकी मेरी तरफ ड्यूटीज। जब कानून किसी बंदे को कुछ राइट्स देता है तो उन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान पीनल कोड ये प्रोवाइड करता है कि दूसरे लोगों की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो एक तरफ राइट्स है, दूसरी तरफ ऑब्लिगेशंस। अगर आप उन ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करते तो आप रॉन्ग कमिट करेंगे। जब आप क्रिमिनल रॉन्ग कमिट करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी क्रिमिनल लाइबिलिटी में। ये कह रहा है वायलेशन ऑफ another person's legal rights is considered wrong. Suppose मैं आपकी गाड़ी में आपके साथ बैठा हूं, आपकी जो इन पोजेशन मूवेबल्स हैं उनको पोजेस करना आपका लीगल राइट है।
मैं आपकी गाड़ी में बैठता हूँ, आपसे लिफ्ट लेता हूँ, आपकी गाड़ी से मैं आपका पर्स उठा लेता हूँ, चोरी कर लेता हूँ इन स्टेल्थी वे, जो थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पूरा करते हुए। आपका फ़ोन उठा लेता हूँ, कोई चीज़ भी आपकी गाड़ी से लेके, तो मैं जहाँ पे आपने मुझे ड्रॉप करना है मैं लेके चला जाता हूँ। दैट इज क्रिमिनल रॉन्ग। आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्रिमिनल रॉन्ग। एक तरफ आपका राइट आ गया, दूसरी तरफ मेरी ऑब्लिगेशन थी, मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसमें इंटरफेरेंस ना करता आपकी पोजेशन में, मैं आपको डिप्राइव ना करता आपकी वैल्यूएबल्स से। तो मेरा आपको डिप्राइव करना, और वो भी इन स्टेल्थी वे, तो वो चोरी कर लेना, तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, और आपको कानून ने जो हक दिया हुआ है उस हक से मैंने आपको महरूम कर दिया है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीगल राइट्स वर्सेस ऑब्लिगेशन। आप लिख सकते हैं, वायलेशन ऑफ अनदर पर्सन's लीगल राइट्स इज कंसिडर्ड रॉन्ग वेयर क्रिमिनल रॉन्ग इज कमिटेड, क्रिमिनल लाइबिलिटी एग्जिस्ट्स। इसको आगे लेके चलते हैं। क्राइम के आपने बेशुमार दफा पढ़ा होगा कि क्राइम के दो मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेंजरिया और एक्टसरिया है। लेकिन जब आपने क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज करनी है तो मेनली तो इंग्रेडिएंट्स एक्टसरिया और मेंजरिया ही रहेंगे, लेकिन समटाइम्स आपको कुछ और इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स भी चाहिए। उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अगर हम क्रिमिनल लाइबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो आपके ज़हन में वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। सेक्शन 34 को ले लें आप, तो 34 में वो ये कहते हैं कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कि जो आपको आपके साथ चल रहे होंगे while committing offense, if they are sharing intention, अगर उनकी इंटेंशन गिल्टी है, ओवर्ट एक्ट उस लेवल का नहीं है जो अगर एक बंदा लीड कर रहा है उस क्राइम को तो उसका मेनली उसका वो है, इवन देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल वाइकेरियस। तो इसमें कुछ चीज़ें जो एलिमेंट आ सकते हैं वो कॉजेशन है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं जॉइंट लाइबिलिटी। 149 पीपीसी में जब आप जाएंगे, इट नीड्स एलिमेंट्स। आपकी वो प्रेपरेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें वो देखी जाएंगी। कॉन्करेंस के लेवल को डीपली देखा जाएगा, कोर्ट देखेगी। इंटेंशन को डीपली देखेगी, व्हाट यू वांटेड बाय जॉइनिंग दैट अनलॉफुल असेंबली। और ये आपका अगर आप देखें तो जो पीरा एग्जाम के लिए आपको पूछा गया सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी के साथ पब्लिक ऑफेंसेस का जिक्र है, पब्लिक ऑफेंसेस के साथ अबैटमेंट का भी जिक्र है। तो एनफोर्समेंट वाले वो जो स्पेशल लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, म्यूनसिपल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। तो इसमें अगर वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो पब्लिक न्यूजेंस पूछ सकते हैं, आपको अडल्ट्रेशन पूछ सकते हैं फूड की। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो हैजर्डस है फॉर पब्लिक, दे कैन एनफोर्स द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दे कैन एनफोर्स द राइट्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो ये उनका वो जो है वो डोमेन होगा। मेंटल एस्पेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेंजरिया जिसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोहिबिटेड स्टेट ऑफ माइंड और गिल्टी माइंड, जहां पे आपको मना किया गया है कि आपने इससे ज्यादा बुरा सोचना भी नहीं। इन ऑर्डिनरी ह्यूमन अफेयर्स सोचने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन बुरा सोच के बुरा करना जो है इस पे पाबंदी है, लीगली भी है, फॉर सिविक सेंस भी है, मॉरली भी है, हर तरह से।
सपोज एक बंदा है, वो कहता है, वो अपने माइंड में एक ग्रज रखता है कि फलां टाइम इस बंदे ने मुझे अब्यूज किया था, तो दिस इज द टाइम टू किल हिम, अब मैं उसको मारूंगा। वो वेट करता रहा 2 साल 4 साल के, जब मौका मिला वो मर्डर करेगा। एंड वाइल हैविंग दैट गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन, इन फर्दरेंस ऑफ दैट गिल्टी माइंड, उस इंटेंशन को लेते हुए वो उसका एक्चुअली मर्डर कर। अब वो जो एक्चुअल एक्शन है, when it will be coupled with guilty mind or mens rea, that will be a complete offense। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है उस पर इम्पोज होगी, और क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज करते हुए कोर्ट उनको सजा देगी। सजा कोई भी हो सकती है, पाकिस्तान पीनल कोड में इसमें काइंड ऑफ पनिशमेंट है, वो फाइन हो सकता है। जिस ऑफेंस की ग्रेविटी होगी उसी ऑफेंस के लिहाज से वो उसको सजा हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अब गिल्टी इंटेंट, गिल्टी नॉलेज, ग्रॉस नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस जो है ये मेंजरिया में कैसे फॉल करती है। फॉर दैट रीजन क्रिमिनल लाइबिलिटी के मैं कह रहा हूं कि एलिमेंट्स इन दो से ज्यादा है। एक बंदा ड्राइव करता है इन रेकलेस एंड रैश मैनर, सारे सिग्नल्स तोड़ते हुए जाता है, और उसकी इंटेंट नहीं है कि जो बंदा सामने आए उसके साथ एक्सीडेंट हो और उसकी डेथ हो जाती है। अब उसका इन रेकलेस वे में ड्राइव करना, उसकी इंटेंशन, ड्राइविंग सबसे पहले उसकी इंटेंशन थी, फिर उसको रेकलेस वे में ड्राइव करना उसकी इंटेंशन थी, वाइल इग्नोरिंग ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स, सबको इग्नोर करना भी उसकी इंटेंशन थी। दो उसको मर्डर की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन पनिशमेंट ग्रेविटी से कम हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है उसको वो मिल सकती है। तो दैट इज वाई मेंस रिया इज इंपॉर्टेंट फॉर क्राइम। एक्टस रिया एक मेंटल एस्पेक्ट है जो आपके इधर होता है, और एक आपका फिजिकल एस्पेक्ट है। जैसे पहले मैंने मिसाल दी कि उस बंदे ने 2-3 साल अपने अंदर ग्रज रखा फॉर अब्यूजिंग, और 2-3 साल बाद मौका मिलते ही बंदे को मार दिया। तो वो जो फिजिकल एक्शन था उसको किल कर देना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट हो गए, मेंटल भी और फिजिकल भी इसके। एक्चुअल एक्शंस आर ओवरटेक्स टेकन और अटेम्प्टेड। यहां भी आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि ओवरटेक्स टेकन और इवन अटेम्प्टेड, अगर तो वही बंदा उसने अटेम्प्ट की, उसको किल करने की, वो बंदा उसकी डेथ नहीं होती, ऑब्वियसली वो 324 में आ जाएगा। तो अटेम्प्ट भी इसमें कवर होती है। लैटिन मैक्सिम है जिसकी बुनियाद जो है वो मेंस रिया और एक्टस रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियम निजी मेंस सिट रिया, which means the act will not make a person guilty unless the mind is also guilty। ये वही बात कर रहे हैं। अब इसका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिस पे हम फोकस भी कर रहे हैं, दैट इज थर्ड वन। अब पाकिस्तानी ज्यूरिस्डिक्शंस और इंडियन ज्यूरिस्डिक्शंस भी इन एलिमेंट्स को रिक्वायर कर रही हैं। पहले वो कहते थे कि वो टाइम चेंज हो गया, कानून जो है वो नया बन गया, इवॉल्व हो रहे हैं, एवोल्यूशन हो रही है। पहले अमेरिका में वो कहते थे कि इन दो एलिमेंट्स के साथ फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज करने के लिए ये होना चाहिए। अब वो कहते हैं कॉजेश कंकरेंस। अब कंकरेंस क्या है? हम फिर कॉमन इंटेंशन की मिसाल लें। दे वर शेयरिंग कॉमन नॉलेज, दे वर हैविंग कॉमन इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। तो ये कॉन्करेंस ऑफ माइंड्स अमंग डिफरेंट पर्संस जो है
उसका होना भी क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए जरूरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शेयरिंग कॉमनली अमंग persons, combined action, cooperative efforts. This is the third element of criminal liability. इसके बाद आप इसका फोर्थ एलिमेंट है कॉजेशन। क्या इफेक्ट आता है? आप एक काम करते हैं, इसकी मिसाल मैं एक ही मिसाल में इन 5 के 5 एलिमेंट्स को कवर करता हूं। एनीथिंग दैट प्रोड्यूस्ड एन इफेक्ट, आपके उस अमल का, उस एक्शन का, उस कॉन्क्रेंस का आउटकम क्या हो, या क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। हार्म वेदर कॉज्ड और नॉट, ये फिफ्थ है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इन 5 के 5 को कवर करें। ए एंड बी बाय जॉइनिंग हैंड्स विद ईच अदर made preparation to kill C. Both were armed with deadly weapons. A made a fire shot at C, but C remained unharmed as he jumped the wall. अब इसमें आपको मेंजरिया मिलेगा, आपको उनका फिजिकल एक्टसरिया मिलेगा, आपको उनकी कॉन्करेंस मिलेगी। कॉजेशन, जो उसका भाग जाना, उसका बच जाना, उसका जंप करके उसकी टांग का टूट जाना, तो दैट प्रोड्यूस्ड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉजेशन। उसका अनहार्म्ड रहना, हार्म हो जाता या ना होता, तो हार्म इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी टू। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो क्रिमिनल लायबिलिटी में आपने डिस्कस करने, अगर आपको सब्जेक्टिव नोट आ जाता है। 2 हमने प्रोविजंस डिस्कस किए हैं, मैं पहले आपको आगे बता देता हूं। इसके बाद जनरल क्रिमिनल लायबिलिटी के इंस्टांसेस, मैंने कहा कि पूरा पाकिस्तान पीनल कोड बढ़ाओ। थेफ्ट है, रॉबरी है, मर्डर, रेप, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मिसचीफ है, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट्स हैं। ये सारी चीजें इसके अलावा भी बहुत सी हैं। ये फॉर इंस्टेंस है कि ये सारी मिसालें जो हैं, ये सारे ऑफेंसेस जो हैं, ये क्रिमिनल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब आपके लिहाज से ये स्पेशल क्रिमिनल लायबिलिटी इंस्टेंसेस, जिस तरह के आपको आपका कोर्स डिवाइस किया गया और आपको कहा गया कि ये आपका प्रोबेबली आपको पूछा जा सकता है थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वट एवर मोड दे अडॉप्ट, जो आपके एग्जाम ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्रिमिनल लायबिलिटी के साथ ही उन्होंने अबैटमेंट का और पब्लिक ऑफेंसेस की बात भी कर दी है। मीनिंग देयर बाय आपका फोकस, अगर आपने वो सब डिवीजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम देना है, तो फिर आपका फोकस डायरेक्टली उधर चला जाना चाहिए। वो मेनली उनका ग्राउंड ऑफ अटैक होगा आप पे, और आपने उस पर तैयारी करके जानी है। वो सेक्शन 34 to 38 पीपीसी हमने डिस्कस कर लिया, वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। हमने जॉइंट लायबिलिटी का 149 भी डिस्कस किया है। अनलॉफुल असेंबली आप देखेंगे। अबैटमेंट तो स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा है, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक इंडिपेंडेंट इस पे एक हमारा वो लेक्चर हो जाए। सेक्शन 141 to 160 इसी में वो जॉइंट लायबिलिटी भी है, अनलॉफुल असेंबली भी है। सेक्शन 268 to 294 भी पब्लिक न्यूजेंस एनफोर्समेंट, वो पब्लिक राइट्स की है, पब्लिक न्यूजेंस है। अगर कोई रिवर है या कोई चैनल है, कोई नहर है, उसमें कोई पॉइजन फेंक देता है, किसी रस्ते में रुकावट बन जाता है, कोई बिल्डिंग अपनी गिरा रहा है तो वो नेग्लिजेंट वे में गिराता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये था आज का आपका